नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। एनएसजी में सदस्यता को लेकर अब भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। चीन समेत 5 देशों के विरोध के बाद इस साल भारत की एनएसजी सदस्यता की उम्मीद खत्म हो चुकी है। भारत की एनएसजी सदस्यता को लेकर चीन से की गई अमेरिकी अपील का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो भारत के एनपीटी पर साइन करने को लेकर अड़ा रहा। सवाल चीन की नीयत और चीन को लेकर भारत की कूटनीति दोनों पर हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री के लिए सालों से की गई कोशिशों को चीन ने एक झटके में नाकाम कर दिया। चीन की अगुवाई में कुछ देशों के विरोध के चलते 48 देशों के गुट में भारत शामिल नहीं हो पाया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 2 दिन की बैठक के बाद एनएसजी ने कहा, भागीदारी करने वाली सरकारों ने दोहराया है कि एनपीटी को पूर्ण और प्रभावी तौर पर लागू करना ही अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार की आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी को ये जानना जरूरी है, हमें दुख के साथ ही कहना पड़ता है। हमने पहले भी कुछ चेष्टा की बताने की कि जहाँ तक कूटनीति है उसमें संजीदगी और गंभीरता होती है। कूटनीति शोर से नहीं होती। हमारा पहले से ही मानना था अमेरिका के जरिए नहीं, सीधे सीधे चीन से बातचीत करनी चाहिए और जो चीन के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। चीन की शिकायत भारत जापान भारत अमेरिका जॉइंट कम्युनिक में साउथ चाइना सी को लेकर के भी है। हालांकि एनएसजी ने अपने बयान में जरूर कहा कि एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले देशों की भागीदारी पर चर्चाएं जारी रहेंगी। We understand that despite procedural hurdles persistently raised by one country, a 3-hour-long discussion took place last night on the issue of future participation in the nuclear suppliers group. An overwhelming number of those who took the floor supported India's membership and appraised India's application positively. It is also our understanding that the broad sentiment was to take this matter forward. एनएसजी मेंबरशिप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था। खबर थी कि पीएम मोदी उन सभी 48 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। यहां तक कि वो खास तौर पर मैक्सिको और स्विट्जरलैंड भी गए ताकि इन देशों को भारत का समर्थन करने के लिए तैयार किया जाए। मैक्सिको और स्विट्जरलैंड ने भारत को समर्थन का भरोसा भी दिया था, लेकिन आखिरकार चीन का विरोध भारत पर भारी पड़ गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अपने इस कदम से चीन ने क्या जाहिर किया है। मुद्दा ये भी है कि क्या चीन के लिए भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। और आज की एक और जो बड़ी खबर रही वो ये कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। ब्रेक्जिट के लिए हुए जनमत संग्रह में 52% लोगों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर वोट दिया, जबकि 48% ने यूरोपियन यूनियन में बने रहने के लिए वोट किया। नतीजों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। The number of votes cast in favor of leave the European Union. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन एक झटके में यूरोपियन संघ से बाहर हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने फैसला किया तो अब पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने के फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पद से हटने की घोषणा भी कर दी है। डेविड कैमरन ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। I am passionate about this country. I am wildly patriotic about what we've done in the past and what we can do in the future. And the sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away, it doesn't quit, it stays and it fights. इंग्लैंड और वेल्स के लोगों ने ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में वोट डाला, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने ईयू में बने रहने के पक्ष में वोट दिया। लंदन में जनमत ईयू में बने रहने का हामी था, लेकिन कुल नतीजा ब्रिटेन का ईयू से बाहर रहने के लिए था। इन परिणामों से जाहिर हो गया कि ब्रिटेन 2 हिस्सों में बंट गया है और आने वाले दिनों में इसके व्यापक राजनीतिक परिणाम होंगे। हालांकि ब्रेक्जिट की खबर आने के बाद ही शेयर बाजार पर असर देखने को मिला।
ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.2 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें भारत से होने वाला एक्सपोर्ट 8.83 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इंपोर्ट 3.64 बिलियन डॉलर्स है। यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट होने के बाद ब्रिटेन की जीडीपी 360 बेसिस पॉइंट लुढ़क सकती है, जबकि रोजगार की दर भी 160 बेसिस पॉइंट लुढ़क जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 800 कारोबारी हैं, जिनकी कंपनियों में करीब 1,10,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले यूरोप में सबसे ज्यादा निवेश करता है। The government, the finance ministry and the central bank, that is the Reserve Bank of India, we have been working on this and we have discussed all possible eventualities, all possible outcomes of the Brexit over the last several weeks, and we are prepared to deal with the situation as it is emerging today. यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद निवेशक डॉलर्स और येन में ज्यादा निवेश करेंगे, बजाय ब्रिटिश पाउंड खरीदने के। इस वजह से ब्रिटिश पाउंड की मांग कम होगी। जानकारों का मानना है कि हो सकता है निवेशक सोने में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम 126 कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, एक और एक्स्ट्रा कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि रुपया 70 के पार पहुंच जाए। हालांकि इस मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 363.46 बिलियन डॉलर्स का है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के पास रुपए को स्थिर रखने का हथियार मौजूद रहेगा। जहाँ तक अपनी इकोनॉमी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म बहुत मेजर इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए आज जो रिएक्शन अपने देख रहे हैं सभी मार्केट्स में, वो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा, कभी भी ऐसे इवेंट होती है तो मुझे लगता है कि हर इवेंट में नी जरक रिएक्शन ज़्यादा होता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री करीब 108 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करती है। ऐसे में आईटी कंपनियों पर असर पड़ना तय है। पाउंड 15 से 20% टूटने की वजह से करेंसी में उतार चढ़ाव आएगा और इसका असर एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। यूरोप में कारोबार के लिए ज्यादातर बिजनेसमैन यूके में ऑफिस खोलते हैं, लेकिन अब भारतीय कारोबारियों को जर्मनी या फ्रांस में ऑफिस खोलना पड़ेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में बाजार में स्थिरता आएगी। The only concern is what will happen with investments of Indian companies in the UK that are using the UK as a base for doing business in Europe. That's the one thing that will be affected. हालांकि भारतीय बाजारों के लिए ऐसी स्थिति अगस्त 2015 में भी आई थी, जब चीन की करेंसी युआन की वजह से भारतीय बाजारों पर असर पड़ा था, लेकिन जल्द ही भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार भी ब्रेक्जिट के बाद बाजार रिकवर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात केजरीवाल की करते हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के 14 बिल वापस लौटा दिए हैं। लौटाए गए बिलों में दिल्ली सरकार का जन लोकपाल बिल भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने बिल तैयार करने में तय नियमों का पालन नहीं किए जाने का हवाला दिया है। ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन के जनमत संग्रह के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली में भी जल्द ही ऐसा जनमत संग्रह होगा। केंद्र सरकार और कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा। ये ब्रिटेन का नशा चढ़ गया क्या? देश में संविधान से सब चलता है और कोई संविधान से ऊपर नहीं होता है। संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और हम लोग सब संविधान के अंदर में ही काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी, वेक अप, फेस द रियलिटी and start delivering, start constructing roads, start ensuring there is cleanliness. इससे पहले भी केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए ड्राफ्ट बिल जारी कर 30 जून तक जनता की राय भी मांगी है। रायशुमारी के बाद बिल को दिल्ली विधानसभा से पारित कराकर केंद्र के पास भेजा जाएगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के पुराने चुनावी घोषणा पत्रों का भी हवाला दे चुकी है। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बगैर नाम लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बीच इशारों में ट्विटर पर युद्ध चल रहा है। जेटली का नाम लिए बगैर स्वामी ने ट्वीट किया, बीजेपी को अपने मंत्रियों को निर्देश देना चाहिए कि जब देश के बाहर हो तो पारंपरिक और आधुनिक भारतीय परिधान पहने। कोट और टाई में वे वेटर लगते हैं। गौरतलब है कि लाउंज सूट में जेटली की बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन टियान गोली के साथ की तस्वीरें सामने आई हैं।
इससे पहले जेटली ने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिए बिना कहा था कि उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी थी। स्वामी ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर आरोप लगाकर आलोचना की थी। इससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। स्वामी ने दिन के दूसरे ट्वीट पर जेटली की इस सलाह पर भी तल्ख टिप्पणी की है। मुझे बिना मांगे अनुशासन में रहने की सलाह देने वालों को यह अंदाजा नहीं है कि अगर मैंने अनुशासन तोड़ दिया तो खून खराबा होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के एक नेता ने विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का पता बताने वाले शख्स को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसका शीर्षक है राहुल का पता बताओ, 1 लाख रुपया पाओ। इसमें लिखा है राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जहां गए हैं वहां का पता बताने वाले को वो अपनी जेब से 1 लाख रुपए देंगे। इसमें राहुल के पिछले दौरे को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहीं भी जाए घूमता फिरे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाएंगे तो किसी काम से जाएंगे, तो क्यों नहीं मालूम कांग्रेस का नेता कोई क्यों नहीं बोलता कि ये कहाँ गए। विजेंद्र सिंह सिसोदिया राहुल गांधी के पैर की जूती भी नहीं है। विजेंद्र सिंह सिसोदिया को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। 19 जून को खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने विदेश दौरे की जानकारी दी थी। राहुल ने लिखा था, शॉर्ट ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूं। हालांकि ट्वीट में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि वो कहां जा रहे हैं। और संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रम में टाइटैनिक फेम लियोनार्डो डिकैप्रियो शामिल होने वाले हैं। जुलाई के अंत में लंदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आरएसएस के कार्यक्रम में हॉलीवुड स्टार गौरक्षा मुहिम चलाएंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो। गौ हत्या रोकने की आरएसएस के मिशन से हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो जुड़ने वाले हैं। सूत्रों की माने तो लंदन में होने जा रहे आरएसएस के कार्यक्रम में कैप्रियो शामिल होंगे। लंदन में 29 से 31 जुलाई तक आरएसएस का संस्कृति महाशिविर लगने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को गौरक्षा और शाकाहार पर भाषण देने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि लियोनार्डो खुद शाकाहारी है और एंटी बीफ मुहिम के लिए आरएसएस का समर्थन भी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले लियोनार्डो ने क्लाइमेट चेंज पर अभियान चलाने का भी ऐलान किया था। लंदन से करीब 45 किलोमीटर दूर ल्यूटन शहर में कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम में लियोनार्डो गायों की हिफाजत पर अपनी राय रखेंगे। लियोनार्डो शाकाहारी खाना और गौरक्षा पर भाषण दे सकते हैं। आरएसएस की विदेशों में काम करने वाली शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सूत्रों की माने तो जुरासिक पार्क के अभिनेता डेविड तंबोर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस एक और बड़े नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन। हिंदू स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का 50वां साल मना रहा है। इस कार्यक्रम में 10,000 से भी ज्यादा हिंदुओं के शामिल होने की संभावना है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और आज स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गए हैं, लेकिन यही स्मार्टफोन अब धीरे धीरे हमारे लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्मार्टफोन का जंजाल साबित हो रहे हैं। यहां तक हमारे शरीर के लिए ये काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले सावधान। अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल किया तो जाएगी रोशनी। सोने से पहले अब इस्तेमाल मत करना स्मार्टफोन। अगर आपको सोने से पहले देर तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की आदत है तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। ये आदत आपके लिए न केवल जानलेवा साबित हो सकती है बल्कि आपकी आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोने से पहले अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपके देखने की क्षमता को न सिर्फ प्रभावित कर सकता है बल्कि जीवन भर आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दरअसल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टरों के सामने 2 महिलाओं के ऐसे मामले सामने आए। इनमें से एक महिला की उम्र 22 साल तो दूसरी की 40 साल थी।
इन महिलाओं को कुछ वक्त के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। महिलाओं के कई टेस्ट किए गए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर्स को इसका पता नहीं चल पाया। बाद में पूछने पर इन्होंने बताया कि रात में सोते वक्त अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के समय उन्हें अक्सर ऐसी समस्या आती है। इसके बाद डॉक्टर्स को असली समस्या का पता चला। 22 साल की लड़की के मामले में रिपोर्ट में बताया गया है कि वो बाईं ओर लेटकर अंधेरे में अपनी दाईं आंख खोलकर स्मार्टफोन की स्क्रीन देखती थी। उसकी बाईं आंख इस दौरान तकिए से बंद रहती थी। तो वहीं 40 साल की महिला के केस में वो सुबह उठने से पहले बेड पर लेटे लेटे ही स्मार्टफोन पर खबरें पढ़ती थी। ऐसा करीब 1 साल तक चलता रहा। डॉक्टर्स की मना करने के बावजूद इन्होंने सावधानी नहीं बरती, जिसके चलते अब ये पूरी तरह आंखों की रोशनी गंवा चुकी हैं। डॉक्टर्स ने इस बीमारी का नाम ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस बताया है। ये इस तरह का पहला केस है। इसमें धीरे धीरे आंखों के रेटिना पर प्रभाव पड़ता है और एक समय बाद आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ऐसा अधिकतर अंधेरे में स्मार्टफोन को देखने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ब्रिटिश महिलाओं में ही स्मार्टफोन को लेकर इतनी दीवानगी देखने को मिली। दुनिया भर में स्मार्टफोन को लेकर लोगों में किस कदर दीवानगी है, उसका हाल ही में एक उदाहरण तब देखने को मिला जब इसे लेकर कुछ आंकड़े सामने आए। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वुडबर्ग और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में बताया है कि पुरुष 20 सेकंड से अधिक खुद को स्मार्टफोन से दूर नहीं रख पाते, तो वही महिलाएं 57 सेकंड से ज्यादा खुद को स्मार्टफोन से दूर नहीं रख पाती। स्टडी में आगे बताया गया है कि औसतन पुरुष और महिलाएं दोनों स्मार्टफोन से 44 सेकंड से अधिक समय तक दूर नहीं रह पाते। स्टडी में ये भी सामने आया है कि हम जितना फोन इस्तेमाल करेंगे उतना ही तनाव भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि हाथों में स्मार्टफोन हो तो सेल्फी लिए बिना रहने की कल्पना भी आज के समय में नहीं की जा सकती। लेकिन इस शौक के भी काफी साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग सेल्फी ज्यादा लेते हैं उनके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं। स्मार्टफोन से निकलने वाली लाइट और रेडिएशन चेहरे को नुकसान पहुंचाती है। इन किरणों के कारण चेहरे के डीएनए नष्ट हो जाते हैं, जिससे झुर्रियां आने लगती हैं। ऐसे में आज स्मार्टफोन हम सभी के जीवन का एक खास हिस्सा बन गया है। ब्रिटेन में दोनों महिलाओं के साथ सामने आई घटना हो या स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स पर सामने आए आंकड़े, इन सब से हमें सबक लेना होगा और धीरे धीरे सामाजिक महामारी का रूप ले रही इस बीमारी से खुद को बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको आपके मतलब की खबर दिखाते हैं। अगर आप छुट्टियों पर जा रहे हो तो सबसे बड़ी समस्या होती है होटल की बुकिंग कराना और पीक सीजन पर होटल्स का ना मिलना। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी आसानी से दूर होने वाली है। छुट्टियों पर जा रहे हैं और आपके होटल की बुकिंग नहीं है तो सोचिए आपको कितनी मुश्किल होती। लेकिन अब आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि जिस होटल की तस्वीर आपके सामने है वो कोई साधारण होटल नहीं, बल्कि एक चलता फिरता होटल यानी पोर्टेबल होटल है, जो आपको कहीं भी मिल सकता है, आपके शहर में, आपके हॉलिडे डेस्टिनेशन पर या फिर आपके किसी इवेंट के दौरान। जी हाँ, इस अनोखे प्रोजेक्ट को अहमदाबाद में लॉन्च किया एक फर्म ने। इस प्रोजेक्ट में होटल के कमरों को अहमदाबाद में तैयार किया जाएगा, लेकिन इनको कंटेनर्स के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ पोर्टा वी कॉल इट पोर्टेबल होटल्स, है वही कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने डिस्कार्डेड कंटेनर्स को एक अच्छे यूज में डाला है। वी हैव मेड होटल रूम्स आउट ऑफ इट एंड द एंटायर होटल बिकम्स पोर्टेबल, सो यू कैन बेसिकली मैन्युफैक्चर देम इन अहमदाबाद एंड टेक इट टू वेयरएवर यू नीड देम। इस होटल में वो सभी सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में होती हैं। लग्जरी रूम, शानदार इंटीरियर्स और कंफर्टेबल फर्नीचर। इसके साथ ही होटल में सभी सर्विसेज भी मिलती हैं। ये होटल सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी जगहों पर भी बनाए जा सकते हैं जो बेहद पिछड़ी हैं और जहां इंडस्ट्री डालने की शुरुआत की जा रही है। जो अब हम सेटअप बना रहे हैं उसमें हम 500 रूम का होटल या 500 रूम के कई होटल्स 6 महीने के अंदर खड़े कर सकते हैं। नहीं, इसमें वही फैसिलिटीज़ हैं जो नॉर्मल होटल में होती हैं। इनफैक्ट वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल होटल में होती हैं।
और इसका कॉस्ट बहुत लो आता है। नॉर्मल होटल बनाने में जो कॉस्ट आता है, इसका कॉस्ट उससे आधे से भी कम आता है। इस होटल की खास बात यह है कि इसे डिस्कार्डेड कंटेनर से तैयार किया गया है। साथ ही इस होटल की लागत भी सामान्य होटल से करीब आधी आती है। जहाँ भी होटल रूम की रिक्वायरमेंट्स है और जहाँ कंस्ट्रक्शन या तो अलाउड नहीं है या डिफिकल्ट है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। सो ऑब्वियसली टूरिज्म को प्रमोट करने में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं इसके लिए। इस प्रोजेक्ट को दूर दराज वाले इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। मतलब अब आप जहाँ भी जाएंगे होटल वहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वो दिन चले गए जब लोग बारिशों में घर में बैठा करते थे, बारिश में भीगने से डरा करते थे, बल्कि अब मानसून में लोग घूमने का मजा लेते हैं, हरी भरी वादियों का आनंद लेते हैं और भीड़ भाड़ से दूर सुकून के कुछ पलों का लुत्फ उठाते हैं। तभी तो मानसून के सीजन में एयरलाइंस और टूर्स ऑपरेटर्स लेकर आए हैं आपके लिए बम्पर ऑफर्स। मानसून में मनाइए छुट्टियां, सस्ते ऑफर्स का लीजिए मजा। एयरलाइंस लाई है बम्पर डिस्काउंट। मानसून में घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो ये सही मौका है। एयरलाइंस लाई है आपके लिए ढेरों ऑफर्स। स्पाइस जेट सस्ती टिकट का ऑफर लाई है। इसके तहत आपको घरेलू रूट पर 444 रुपए के बेस फेयर में हवाई टिकट मिलेगा। हालांकि आपको टैक्स अलग से चुकाना होगा। सस्ते टिकट की स्कीम 26 जून तक चलेगी। इसके लिए आपको 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच सफर करना होगा। हालांकि ये ऑफर सिर्फ एक तरफ की यात्रा के लिए मिलेगा। ऑफर के तहत जम्मू से श्रीनगर, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से गोवा, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अमृतसर के लिए टिकट बुक करवाई जा सकती है। वहीं इंडिगो ने भी लकी नंबर 707 सेल शुरू की है। इस सेल में 707 रुपए में टिकट मिलेगी और आप 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच यात्रा कर सकते हैं। ये सेल भी 26 जून तक चलेगी। स्पाइस जेट की सेल के मुकाबले इस सेल में कई चर्चित रूट शामिल किए गए हैं, जिनमें दिल्ली मुंबई, दिल्ली से कोची, दिल्ली बेंगलुरु, दिल्ली गोवा शामिल हैं। यानी ये सीजन आपके लिए छुट्टियां प्लान करने का एकदम परफेक्ट सीजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।